इस समय हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने करियर में वो मकाम हासिल किया है, एक छोटे से शहर से आके, बुंदेलखंड, जहां पानी नहीं पहुंचा है, पानी भी नहीं पहुंचा है रघुवीर जी वहां पर, लेकिन वहां से आप निकल के आज रिपब्लिक भारत के मंच पर आ गए। कैसा लग रहा है? अरे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे ही लोग हैं, हम ही हैं। हाँ, सब हम ही हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर, ये परिवार ही है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको मैं एक बड़ा किस्सा सुनाना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपकी सीरीज पंचायत का जिक्र हो रहा है, प्रधान जी का जिक्र हो रहा है जी। जहां से प्रधान जी शूट करते हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूं, भोपाल के पास सीहोर। अरे वाह 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 वाह। तो हम सब एक ही माटी के हैं, मध्य प्रदेश की माटी के। तो यहां से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं रघुवीर जी। और ये जर्नी जो है, मैं पढ़ रहा था कि संगीत में ज्यादा रुचि थी जी, एक्टिंग में थोड़ी सी कम थी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का तो कोई जवाब नहीं, बस था। क्योंकि मैं बिल्कुल, जबलपुर में आधारताल एक जगह है, हाँ, और 1950 के आसपास की बात है, जब मेरा जन्म हुआ, तो सिर्फ रोड था, जहाँ एक क्या था कि एक तालाब था, तालाब किनारे एक टीला पे हमारा मकान, और वो नाना जी की सारी जमीन थी। कभी कभी बस निकल के जाती थी तो हम दौड़े दौड़े बस की आवाज़ सुना करते थे, दौड़ के देख लेते थे, जब बस की आवाज़ आती थी दौड़ के वहाँ चले जाते थे, और फिर अपने वहीं खेलते रहते थे। वहीं धोबी कपड़े धोने के लिए आया करते थे, और वहाँ जो पक्षी जो होते थे वहाँ के, वो क्या सुर में ऐसा लगता कि पूरा सुरीला सा माहौल होता था वहाँ। वाकई। तो वहाँ पे, और मैं बिल्कुल बज्जर देहाती, बैलगाड़ी चलाया, बचपन में बैलगाड़ी चलाता, भैंसे चलाया करता था। ये एक्टिंग वैक्टिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं था, म्यूजिक से भी कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ जी, म्यूजिक जो मेरे जहन में आया वो वहीं से आया। तुम बताऊं कैसे आया? बिल्कुल, मैं सुनना भी चाहूंगा। हाँ हाँ, वो सुना दूंगा मैं इसमें। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। क्यों मेरे हाथ आ रही है आवाज? हाँ, बहुत सुंदर। तो ऐसा है कि वो हमारा टीले पे मकान था, तो दूर खेतों की जो मेड़ है, मेड़ पे से एक पापड़ वाला निकलता था, और मैं 2.5-3 साल का था उस वक्त। तो वो पापड़ सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था, सिर्फ एक। पहले वो जो आवाज मेरे सुरों वाली पड़ी, वो पहली दफा पड़ी, वो ये था स्केल। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर हम उसको बुलाते रहे, पापड़ वाले। हाँ, ये भी सुर में होता था, पापड़ वाले। हाँ, तो पापड़ वाला आ जाता था वहीं से, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर घर में आ जाता था, फिर पापड़ देता रहता, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। पापड़ वापड़ दिए, फिर निकल पड़ता था कि मूंग का पापड़ लो, बहुत खूबसूरत पापड़ लो। तो ये शुरुआत हो गई। अब ये कमबख्त स्वर जो मेरे कानों में पड़े, तो बगैर गाए मुझसे रहा ना जाता। मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था, और बस वही पापड़ बेचते घर में, और बस। और उन दिनों ऐसा सुरीला सा माहौल हुआ करता था कि जो भिखारी भीख मांगने आते तो वो भी गा के भीख मांगते थे। तो एक भजन था, जो अब बात चली तो मैं बता, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, कि एक भजन था, वो अंधे थे और अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के और गाते हुए निकलते थे। आजू गई होती भो रही हो, रस खान रही कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहूँ नहीं। कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाती फिर अंगना, पग पैजनिया कटी।
भरे अति शोभित श्याम बहुत सुंदर। भरे अति शोभित श्याम जू, अरे दूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, अगु तेजनिया कटकीरी कछोड़ी, छवि को रसिकान बिलो गंदी भारती, काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो, हरि हाथ से ले गयो रे, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वाह, जोरदार। और अन्नू जी हमारे बीच में आ गए। अन्नू कपूर जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के मंच पर। आपके आते ही रघुवीर जी की ऊर्जा बढ़ गई, उनके सुर बढ़ गए। और जब अन्नू जी बैठे हुए हैं तो मैं, एक किस्सा है बड़ा आपके जीवन में। आप 15 साल की उम्र में ललितपुर से भागकर पहुंच गए। नहीं, ललितपुर से भागे, जबलपुर से जबलपुर से भागे और ललितपुर पहुंच गए। बड़ी बात यह है कि उस समय कमाई की जब बात होती है तो रघुवीर जी बड़ी छोटी सी कमाई थी। मैं, आप ही बताएंगे कितनी कमाई थी, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, लेकिन उसका जो लगाव है वो अन्नू जी से है। आप बताइए ये हमारे दर्शकों को। ये मैं घर से चल पड़ा या भागा या निकल पड़ा, कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि मुझे हायर सेकेंडरी में फेल होने वाला था। मुझे पहले से अंदाजा हो गया था। तो वहाँ एक मेरा प्रोफेशनल दोस्त, मेरा प्रोफेशनल भगोड़ा था, जो महीने में 3-4 बार भागता था। तो क्या था कि एक दिन बाद रिजल्ट आने वाला था, और मेरा जो जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मेरे मामा जी के नाम पे स्कूल है, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, जो मेरे सगे मामा जी हैं। उनको पागल कुत्ते ने काट दिया था, तो उनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। उस स्मृति में वो नाना जी ने मेरे स्कूल बनवाया था। तो उसी में मेरी पढ़ाई उड़ाई और मुझे साइंस दिलवा दिया कि नौकरी मिल जाएगी, और बस नौकरी मिलेगी हायर सेकेंडरी के बाद, और उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर शादी कर देंगे। पर यही पूरी प्लानिंग थी घर वालों की। लेकिन मेरा तो बिल्कुल अलग। मैं तो भैंसों पे चढ़ जाता था और बैलगाड़ी चलाता था, और बस इस तरह गाने वाने में जूझा रहता था। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि फेल होने वाला, तो मैं वो स्कूल के सामने आम का पेड़ था, वहीं नीचे बैठा हुआ था। तो वो आ गया, प्रोफेशनल भगोड़ा, नरेश सूरी उसका नाम था। आया, कहने लगा कि यार क्यों बैठे हुए हैं? मैंने कहा यार फेल हो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा करूं क्या मैं। तो कहने लगा कि क्या सोचा? मैंने कहा ऐसा लगता है घर छोड़ के भाग जाऊं। तो कहने लगा भागोगे? प्रोफेशनल भगोड़ा साथ में। हाँ, तो मैंने कहा चलो। तो कहता मैं भी जा रहा हूँ, उसके साथ हम भागे। बगैर टिकट, हम विदाउट टिकट ललितपुर तक पहुंचे। अब ललितपुर में बाबूजी की कंपनी लगी थी, अन्नू के फादर। अच्छा। बाबूजी कहते हैं उन्हें, नाटक कंपनी लगी थी। हमने पहले दिन वहां नाटक देखा, 2 रुपए 50 पैसे का टिकट लेके, और रात को वहां साइकिल स्टैंड पे सो गए। सोने के बाद फिर उसी के फूफा जी का घर था, वहां पहुंचे। तो रात को वहां रहे, और 2-3 दिन वहां रहे। रहने के बाद क्या हुआ कि वो फिर वहां छोड़ के भाग गया मुझे। अच्छा, प्रोफेशनल था सर वो तो। हाँ, वो भगोड़ा था तो उसकी आदत थी, तो फिर भाग गया। अब मैं करूं क्या? तो फिर मैं पहुंचा, वो कंपनी वहां ललितपुर में, वो कंपनी बाग में लगी हुई थी हमारी नाटक कंपनी। भोपाल थिएटर कंपनी लिखा हुआ था, भोपाल थिएटर नाटक कंपनी। तो थिएटर लफ्ज मैंने पहली दफा सुना, देखा कि थिएटर होता क्या, मुझे नहीं मालूम थिएटर होता क्या। तो मैं गया, बाबूजी थे और सब लोग सुबह सुबह राशन लेने आते थे। वो जो जिनकी जो तनख्वाह होती थी, जो दाढ़ी होती थी, तो वो बैठे। तो बाबूजी और सारे लोग वहाँ, हारमोनियम मास्टर भी बैठा, ढोलक मास्टर भी बैठा, सब बैठे। तो मैंने कहा कि महफिल पूरी थी। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ, ऐसा वो भाग गया है, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करते हो? तो मैंने कहा जी गाना गा लेता हूँ। तो उनका अच्छा सुनाओ। तो वहाँ सब बैठे हुए थे, तो मैंने सुनाया उनको कि हाँ, बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल
पूछ लीजिए साहिल भी है गवाह, कश्ती कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए कश्ती। तो बाबूजी कहने लगे भैया गाते तो सुरीला हो लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, सुर में आ जाएगा। तो सारे लोग वहां हंस हंस के लोटपोट, वो बड़े कि ये मुझे लगा कि तबले से कोई ताल्लुक होगा, मुझे क्या मालूम तलफ़ुज़ क्या होता है। तो मैंने कहा तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो तब बाबूजी ने समझाया कि बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तब मुझे बड़ी शर्म आई कि भैया ये तो बड़े, तो मुझे ये नहीं मालूम कि इसका मतलब उच्चारण होता है। हाँ, खैर मैंने कहा बाबूजी मैं ठीक कर लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 2 रुपये 50 पैसे मुझे वहाँ रख लिया गया और यकीन मानिए मैंने 1 साल के अंदर वहाँ उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। बहुत सुंदर। लेकिन ये जोरदार ताली होनी चाहिए। सीखने की जो कला है और शैली है वो शुरू से थी रघुवीर जी। लेकिन उस टाइम जो 2.5 रुपये प्रतिदिन की आपकी कमाई थी वो मुझे लगता है कि महंगाई बड़ी रही होगी, आज भी है, और श्रोतागण हमारे महंगाई को लेकर बड़ा सुनना चाह रहे हैं। सर आप बिल्कुल सुना दूंगा। हाँ, लेकिन जैसे सुनाता हूँ फिर बढ़ जाती है। हाँ तो सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अरे हर महीना उछले पेट्रोल, हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्करबाई के कबूल। अरे हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्करबाई के कबूल। उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, सखी। अरे साल घसीटत आगो जून, अरे साल घसीटत आगो जून, महंगाई में रुपी गई खून, हाफ पैंट हो गई पतलून। साल घसीटत आगो जून, महंगाई में रुपी गई खून, हाफ पैंट हो गई पतलून। और पड़े खटिया पे यही बड़बड़ात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन। अब फोक म्यूजिक में ये होता कि इम्प्रोवाइजेशन की बड़ी गुंजाइश होती है। तब मैंने कहा उस गुंजाइश को यहाँ क्यों छोड़ूं। हाँ। सखी सैया अरे वो देखो ये बड़े हजूर, अरे वो देखो ये बड़े हजूर, पकड़ कैमरा खड़े हैं दूर और मजे ले रहे हैं भरपूर। अरे ये देखो ये बड़े हजूर, पकड़ कैमरा खड़े हैं दूर, मजे ले रहे हैं भरपूर। और यहाँ मैया हमारी मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है।
महंगाई डायन रे, महंगाई डायन महंगाई डायन का महंगाई डायन का महंगाई सखी सैया तो भाई कमात है महंगाई डायन का वाह रघुवीर जी जो आप सुर पकड़ते हैं वो काबिले तारीफ हैं। और देखिए मैं पत्रकार हूं और इस प्रांगण में कई कलाकार बैठे हुए हैं और एक कलाकार इस वक्त हमारे बीच में आ गए हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। और देखिए मैं आपको सर मंच पे बुलाना चाहूंगा। आपको मैं मंच पे इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि रघुवीर जी ने जिक्र किया फोक का। अब एक तरफ रघुवीर जी बुंदेलखंड से और दूसरी तरफ हमारे साथ मनोज जी हैं जो खुद भोजपुरी का झंडा बुलंद करते हैं। मैं चाहूंगा सर मंच अब आप दोनों का है। अब आप संभालिए, अब आप दोनों की जुगलबंदी चलेगी। सर हम सब श्रोता हैं। हेलो, सबको प्रणाम है। जो आप सब बैठे हुए साहित्य सुर और शक्ति का शोभा बढ़ा रहे हैं और रघुवीर भाई हैं, इनको देखने से सबको लगता होगा ये पता नहीं क्या बोले, इनको गायक बोले, अभिनय के एक किताब बोले या क्या, बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो हमारे तरफ से भी इनके लिए ताली बजा दिया जाए, अच्छा रहेगा। सामने अनु कपूर भाई साहब भी बैठे हैं, ये भी एक हस्ताक्षर है कई मायनों में। आपको प्रणाम अनु कपूर भाई साहब। मेरे लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य सुर और शक्ति। अगर सही सुर लग जाए तो साहित्य बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और अर्नब भाई ये एक अलग टाइप के हीरो हैं देश के इनके लिए ताली बजाएंगे आप लोग। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि कई बार जो रघुवीर भाई साहब जो कलम के सिपाही हैं, जो शब्दों के सिपाही हैं, सर आइए ना, तो जब उनकी संघर्ष क्षमता देश को आजाद कराने वाले जैसे लोगों जैसी हो, तो ऐसे अर्नब गोस्वामी के लिए ताली बजाने का मन करता है। बहुत सारे चेहरे जो रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक चैनल पे, रिपब्लिक भारत पे देखते रहते हैं, सब यहाँ सामने बैठे हैं। मैं इस बात का बहुत समर्थन करता हूं कि सुर बड़ी जरूरी है। जो जीवन में अपना सुर लेके नहीं चला, वो सिर्फ गाने में नहीं, वो मनुष्यता में भी बेसुरा हो सकता है, वो इंसानियत में भी बेसुरा हो सकता है। और फिर ऐसे ही लोगों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेसुरा थोड़ा सा पर्दे में है, लेकिन जब लोग सुर से बिल्कुल भटकते हैं तो ऐसे ही लोगों को असुर भी कहा जाता है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अब देखिए मैं भी एक इसी हारमोनियम के साथ हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। आज भी यह हारमोनियम हमारा साथी है। मैं जब कोई मीटिंग करता हूं तो मेरे ड्राइंग रूम में हमारा हारमोनियम हमारे बगल में रहता है, अनु कपूर भाई साहब। और कायदे से तो राजनीति में लोग, जो भी संगीत साहित्य से लोग आते हैं, उनको ताना मारते हैं, क्योंकि मूलतः इस फील्ड के लोगों से बाकी लोग डरते हैं कि कहीं ये ज्यादा आगे न बढ़ जाए, तो इसलिए वो उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अक्सर करते हैं। आप कई बार देखे होंगे, हम भी जब राजनीति में आए तो हमारे लिए भी अच्छी बड़ी बड़ी नेता, अरे उसको तो नाचने गाने वाला, ये शब्द मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे लोगों से जिनका मैं बहुत सम्मान करता था,
और कुछ बात के लिए उसके बाद भी सम्मान करता हूं, लेकिन जो एक लाइन कि इसको थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाए, ये बड़ी परिपाटी है राजनीति में। किसी फील्ड से राजनीति में आदमी आए, आ सकता है, कोई पत्रकार है राजनीति में आए, वकील है राजनीति में आए, एनजीओ का कोई व्यक्ति है राजनीति में आए, बहुत सारे क्षेत्र है। उसके गुण को जानने के बजाय उसको कैसे हम डिमोरलाइज कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो फिर अपने सुर से भटक रहा है। सुरीला कहना कि सिर्फ गाना गाने वाले को सुरीला नहीं कहते। हम कह सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी अपने फन में सुरीला व्यक्ति है, क्योंकि अपने रिपोर्टिंग के अपने न कोई उनको डरा सकता है, न कोई उनको झुका सकता है। सत्य है तो आएगा, उसको भी सुरीला कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सुर को संगीत से जोड़ा गया है। भैया ने गीत गाया, पता नहीं अभी नहीं गाया था क्या फिल्म में, अभी जो गा रहे थे। तो अब देखिए, हम लोग तो रघुवीर भाई साहब को, रघुवीर यादव जी को हम एक्टर ही जानते थे। अब जो अन्नू कपूर जी का जो वो एक फिल्म आई थी ना, जिसमें वो गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया, उसमें जो अन्नू कपूर जी का रोल है, बहुत आपने बहुत सारे रोल किए होंगे। उसको देखने के बाद इतना बड़ा एक्टर और वो इतने बड़े एंकर भी है, शब्दों का ऐसा भंडार। हम इनके साथ कई बार कई शो किए हैं, तो इनके जो डायरेक्टर लोग होते हैं वो पीछे कहते हैं कि इनको स्क्रिप्ट तो दे दो, लेकिन इनको फुल फ्रीडम है, जो चाहे बोल देंगे, वही सबसे अच्छा निकल के आ जाए। वो अन्नू कपूर है। तो ये अपने अपने विधा के सुरीले लोग हैं। वर्तमान में जो साहित्य, सुर और शक्ति, उसको मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूं। आज मैं तीसरी बार का देश का सांसद हूं, तीसरी बार। और आप सबको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं दिल्ली से तीसरी बार सांसद हूं। दिल्ली में आज तक कोई तीसरी बार, 10 साल पूरा करके तीसरी बार सांसद एक व्यक्ति हुआ ही नहीं, मैं पहला हूं। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी इस यात्रा में मेरा सबसे बड़ा साथी कौन था? हमारा सुर था। हम आज तक, चाहे वो हमारा अपोनेंट कोई भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, या फिर हम राहुल गांधी जी के लिए बात करते हो, या फिर हमारा जी जरूर लग जाता है, वो जाता ही नहीं। वो जो बाबूजी ने सिखा के गया नहीं, हम अच्छे अच्छे अटैक भी सम्मानित ढंग से मर्यादा में बात करते हुए कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को, हमारे यहां तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी से उसको, जिस भारत की ऐसी शिक्षा है कि पैदा होते ही कामना जो होती है वो हमेशा सुरीला बनाने की है। अभी मैंने हाल ही में एक गीत गाया पंचायत सीरीज में, वो आपने सुना भी होगा, ए राजा जी, बड़ा फेमस हो गया है। वैसे तो आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, 15 सेकेंड ही चलता है, ज्यादा कहेंगे तो लोग खुदे बोलते हैं ज्यादा मत डालो, व्यू घट जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अच्छी चीजों का व्यू 18 सेकेंड नहीं, उसको 18 मिनट तक बढ़ाना चाहिए। इसकी जरूरत है ताकि अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा जाए। अब आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, मेरे इस गीत में साहित्य, सुर और शक्ति का तीनों का वास है। तो मैं थोड़ा सा उसको सुनाऊं? तो भैया सुर भी दे देंगे तो भी मैं गा दूंगा। अच्छा, मैं तो इसको पकड़ेंगे कैसे? अच्छा, ओहो, कैसे है? ये है, दोनों लगे हुए। अच्छा, ये मैं को, हाँ, तो कौन सा सुर? मैंने ये काम कर रहा है ना, थोड़ा सा पास आ जाए। हमारे
वेदों के सामवेद की एक पंक्ति है, साहित्य संगीत कला विहीन। वैसे थोड़ा हार्ड लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है तो लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु। साहित्य संगीत और कला जिसमें नहीं है वो पशु के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा गया। कृपया इसको किसी राजनीतिक रूप से न देखा जाए, ये कहा गया है। और वो पशु भी कैसा है, साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु। एक ऐसा पशु जिसको न पूंछ है न सींग है। जिस संस्कृति के राह में चलते रहे पलते रहे, कई बार हम गिरते रहे, फिर उठ के हम संभलते रहे। ये यात्रा है अनंत की, सारे विकारों के अंत की। ये सनातन की शक्ति ऐसी है, कोई जल्दी नहीं तुरंत की, कोई जल्दी नहीं तुरंत की। कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। पता नहीं आप गाना सुने होंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा सा रिदम का हमने, क्योंकि हम लोग म्यूजिक भी करते हैं, गाते भी हैं, म्यूजिक और रिदम भी डिजाइन करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सुरों की दुनिया ऐसी है कि सारा रिदम अच्छा है, सुर गड़बड़ हुआ तो भी बिना संगीत जानने वालों को भी खटक जाएगा। और सब कुछ अच्छा है, रिदम ठीक नहीं हुआ तो भी खटकेगा। इसलिए हम लोगों ने रिदम डिजाइन भी आज की दुनिया में बहुत बड़ी एक डिमांड है कि मनोहर मंगल मूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तारा आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तारा आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। अरे हमरा बुझाता बबुआ, जब ये लाइन सुनेंगे ना तो आप याद करिए, गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति वो अपने बच्चे के जन्म पे, अपनी संतान के पैदा होने पे जरूर मांगता है कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है। तो कोई फुआया के बीच में टपक सकती है, ना 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 ये डीएम होई है हो। तो कोई और भी राय दे सकता है, ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा ई तसीयम होई है ओ से ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा ई तसीयम होई है ओ से ऊपर पीएम होई है हो।
हे ललना हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है ओ से ऊपर पीएम हुई है। इच्छाएं अनंत है ना रघुवीर भैया, इच्छाओं की तो कोई। आज मैं जब रिपब्लिक भारत के जब ये कैंपस में घुसा हूं तो मेरे मुंह से निकला वाह। और मैं वो देख के आया हूं जो जहां बैठ के समाचार वगैरह पढ़ते हैं उसको जो भी बोला जाता हो, तो मुझे पता चला वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है साइज में भी। तो लेकिन क्या इसके बाद अर्नब गोस्वामी ठहर जाएंगे? क्या इसके बाद कोई हो सकता है कि अभी अगर वो 2 फीट बड़ा होगा पूरी दुनिया से, तो हो सकता है कल इनकी फिर इच्छाएं तो अनंत है। यहां पे मैं देखा बैठ आ रहा था तो एक पानी के बीच में बैठने की जगह थी, तो आज नहीं तो कल हम और रघुवीर भाई अनु भाई कभी बैठेंगे ही पानी के बीच में। इसलिए इच्छाएं अनंत हैं। जीएम हुई है, डीएम हुई है, सीएम हुई है, पीएम हुई है, लेकिन हम जो साहित्य और सुर की बात करते हैं ना, उसका मूल क्या है कि गरीब घर में कहा जाता है कि बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। ए ललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा पुखराज होई है। मतलब सारे जगह पे बेस्ट की कल्पना है। ये हमारा साहित्य है। और ये जो मैं गा रहा हूं ना, ये हमारे देश का एक सोहर है जो पूर्वी भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में जब भी जब पैदा होता है, छत्तीसगढ़ में, तो उसके जन्म पे सोहर गाया जाता है। हमारे मतलब हमें इस बात का मैं आप सबको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस संस्कृति से हम हैं, हम लोग की जो भोजपुरी संस्कृति है, तो भोजपुरी संस्कृति में गर्भ में शिशु के आने से लेकर और दुनिया से जाने के बाद तक का अलग अलग संस्कार गीत है। हम जिस पे काम किए हैं, जो हम तो चूंकि अभी राजनीति वाला मनोज तिवारी ज्यादा हावी है लोगों पे, और पता नहीं क्यों चैनल भी 99% राजनीति दिखाते हैं। कुछ तो कारण होगा ही, लेकिन मैं तो सुझाव दूंगा कि अर्नब गोस्वामी जी, आप तो नए नए रास्ते निकालने के लिए जाने जाते हैं। हम लोगों का दिन भर का एक 40 मिनट 1 घंटा इसके लिए जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, राजा जैसन दानी होई है हो। लेकिन क्या आजकल संसार में मुनि को ज्ञानी समझा जाता है? क्या राजा दानी ही होना चाहिए, इसकी कोई रिजर्वेशन रखी गई है? शायद हम भूलते गए। हमारी कल्पना में यही है कि मुनि जी के जैसन बाबू। अभी तो कुंभ आने वाला है, 14 जनवरी से आप सबको जाना चाहिए। रिपब्लिक भारत बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बना रहा है, उस पे सारी दुनिया के लोग आए तो कहेंगे क्या कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है और राजा जैसन दानी होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है, बापे जस खलदानी होई है हो। हे
ललना अखिला भूमंडल राजधानी हुई है, पापे जस खलदानी हुई है हो। हे ललना एक करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त। ये जो मेरे गाने का एक पहला लाइन है ना, ये ऐसा गाना है कि ये कहीं भी सेट हो सकता है। आज हम पहली बार रिपब्लिक भारत के इस कैंपस में आए हैं, तो हम आपके लिए भी कह रहे हैं कि ये ललना एक रेता रहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। ये हमारा साहित्य है, सुर में है। साहित्य बिना सुर के हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो जो वेद पाठ भी था, गणपति गुंगवामहे तम दा, इसका भी सुर है। अगर 50 लोग बोलेंगे तो 50 एक सुर में बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे कुरु देव सर्व कार्येषु सर्व। ताली बजाइए, लोगों को याद है। ऐसा नहीं कि केवल मंच ही कर रहा है। मैं रघुवीर भैया बहुत अच्छा, इनका गाना मैं भी कई बार गाता हूं, गाते ही रहता हूं। नहीं भैया इधर आइए, हमारी वही कुर्सियां रहने दीजिए हमारी। तो भैया आइए ना, कुछ सुनाइए, मैं आपके साथ सुर लगाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि रघुवीर यादव जी जैसे लोगों के साथ हम मंच शेयर करते हैं। वाह वाह। ये जब हम बैलगाड़ी चलाया करते थे जी जी, और मेला देखने के लिए जाया करते थे, तो बुंदेलखंड नर्मदा की तरफ और संक्रांति का जो मेला, आप बुंदेलखंड के रहने वाले हैं? बुंदेलखंड। अच्छा। लेकिन सब पूरे थिएटर की वजह से, एक्टिंग की वजह से सब रहा हूँ सब जगह, काफी यूपी बिहार और सब जगह नहीं, बड़ी बहुत बड़ी संस्कृति है बुंदेलखंड की। अरे हमका जोगनिया बना गए अपन जोगी हो गए। ना जाने किस राह में खो गई, प्यार में तेरे जोगन हो गई। ना जाने किस राह में खो गई, प्यार में तेरे जोगन हो गई। कैसी अगन लगा गए अपन जोगी हो गए राजा। एरी पवन एरी
पवन परदेस जो जइयो मोर पिया से यो जा कहियो यारी पवन परदेस जो जइयो मोर पिया से यो जा कहियो कैसी जा लगन लगा गए अपन जो हो गया हमका जोगनिया बना गए अपन जोगी हो गए अपना हमका जोगनिया बना गए, हमका जोगनिया बना गए, अपने जोगी बन गए राजा। अब देखिए कितनी, अगर इन पंक्तियों का अर्थ समझा जाए कि हमका जोगनिया बना गए, माने हमको तो अपना दीवाना बना गए और अपने जोगी बन गए। इस लोक संगीत में एक एक पंक्तियों में पूरी आप बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं, और ये इसलिए कहा गया है कि लोक का एक गीत समझ लिया तो समझ लिए कई किताबें पढ़ ली। हमका जोगनिया बना गए, अपने जोगी बन गए राजा। गनिया बना गए अपन जोगी एरी पवन परदेस जो जइयो मोर पिया से यो जा कहियो यारी पवन परदेस जो जइयो मोर पिया से यो जा कहियो कैसी जा अगन लगा गए अपने हमका जोगनिया बना गए अपन जोगी राजा। हमका जोगनिया बना गए। पवन को कोई कह रहा है कि परदेश जो जाना, अब देखिए उस समय का पवन का संदेश अब मोबाइल में जा ही रहा है। उस फोक की कल्पना को आज वही तरंगे पहुंचा रही है। रघुवीर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे, मैं अपनी तरफ से भी अर्नब भाई को थैंक्स करता हूं। और मैं अगले, क्या करें, आजकल राजनीति में सब कुछ है, समय नहीं है और ऐसा ठहर जाता है, मन करता है कि वो अब कहीं जाओ मत, यहीं ठहरे रहो। लेकिन जो दूसरी जगह का है वो बार बार खींचता है। आपके साथ थोड़ा देर बैठे मुझे बहुत अच्छा है। थैंक यू। और इस महफिल को हम रोकेंगे नहीं। मनोज जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने कुछ सुर लगाए, कुछ बातें कही। और इस चर्चा को मैं फिर रघुवीर जी वहीं पर ले आऊंगा जहां से हमने शुरू किया, उस जिले से जहां आप शूटिंग कर रहे हैं। और इस हॉल में कई लोग बैठे हुए हैं जिनका आपसे जुड़ाव है, सीधा जुड़ाव। वो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, महिला हो, कोई भी हो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रघुवीर जी ने चाचा चौधरी का कैरेक्टर प्ले किया। और आप जब सोते हैं तो हसीन सपने देखते हैं, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और हाल ही में जब हम पंचायत देख रहे हैं तो वहां पर प्रधान जी का कैरेक्टर, ये प्रधान जी का कैरेक्टर कितना टफ था, पहली बात तो ये, कितना डिफिकल्ट था, कितना कठिन था रघुवीर जी। और चाचा चौधरी से लेकर यहां तक का सफर कैसा था? सफर तो मजेदार ही होता है, नहीं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता तो बड़ा। आवाज आ रही है ना? आ रही है। तो एक तो पंचायत हम खुद ही वाकिफ हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही देहात का हूँ, गाँव का हूँ, तो हाँ ये सब लोग देसी हैं। जी 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 बिल्कुल देसीपन तो वहाँ से मिल गया। और फिर क्या गांव में ज़्यादा रहा हूँ। और मुझे जब मैं पंचायत कर रहा तो मुझे अपने बचपन की याद आई कि ये पंच किस तरह के होते हैं। सरपंच जब क्या होता है, शादी ब्याह होती तो बैठ जाते थे अखाड़े के सामने, मंदिर के सामने बैठ जाते थे। फैसला नहीं, वैसे ही बैठे रहते थे, वो वैसे ही बैठ जाते थे, वैसे ही फैसला करने लग जाते थे बैठे बैठे। तो मुझे याद है, मैं छोटा सा था
कुछ 6-7 साल का था, तो हम ऐसे खेल रहे थे, तो बस वो लोग बैठे हुए थे सब। मेरे फादर भी वहीं बैठे हुए थे, पिताजी अच्छा। भी बैठे हुए थे। तो कहने लगे मैं जाकर वहीं बैठ गया पास में, तो कहने लगे देखो, पहले तो हमें डांटा कि तुम लोग खेलते रहते हो। अब रात का वक्त, किसी की शादी थी, उसमें कहते खेलते रहते लोग, पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता है, हमेशा खेलते रहते हैं। और तो कहने लगे कि हमारे जमाने में, कहते पढ़ते लिखते नहीं, हमारे जमाने में हम लोग फर्स्ट आते थे। और बुंदेलखंडी में कहते कहने लगे मुझसे हमारे जमाने हम लोग फर्स्ट आते रहे, हाँ तो फर्स्ट आते रहे, और ये देखो खेलने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा सब लोग फर्स्ट आते तो सेकंड कौन आता था? तो ये बात जो मैंने कह दी, तो मेरे फादर ने जो मेरी पिटाई की थी, बोले कि बस बुजुर्गों के मुंह लगता है, बूढ़ों के मुंह लगता है, शर्म नहीं आती। हाँ। उसके बाद मैंने बुजुर्गों के मुंह लगना बिल्कुल बंद कर दिया कि जो वो कहें बस वही। अच्छा रघुवीर जी, हमने प्रधान जी के कैरेक्टर में देखा, आप बड़ी स्टाइल से कहते हैं ये कहां से आया? ये है ही तड़प है भैया अंदर की। कैसी है सर, जरा बताइए। अच्छा है, मैं जो दर्शक बैठे हुए उन्हें एक बात बताऊंगा, ठंड का मौसम चल रहा है भैया, लौकी कद्दू सबकी बात हो रही है, लेकिन एक और आजकल थोड़ी सी महंगी है, मटर। ये मटर का भी किस्सा है, कभी सब्जी में डल जाती है, कभी दाल में डल जाती है, कभी मटर की सब्जी। इस पर भी आपने बड़ा एक जबरदस्त कैरेक्टर प्ले किया है और डायलॉग बोला है। जी जी जी। मटर, एक तो वो मटर लफ्ज ही ऐसा है कि दिमाग में लगता है। हाँ। मटर मटर मटर, अब 10 बात बोलिए आपको सर दर्द हो जाएगा। सुबह मटर या सर दर्द, वो सर दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारी नब्जें हिल जाती। मटर मटर मटर, देखिए करके 5 मिनट करके देखिए। अगर आपका सर दर्द हो तो आप मटर मटर कर दीजिए, और ना हो तो दर्द लाना हो तो मटर मटर करिए। हाँ। बस फिर मटर मटर में देखिए क्या मटर गश्ती होती है। ये मटर गश्ती चालू रहेगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब हम मध्य प्रदेश के फोक की बात करते हैं तो हम एक गाना सुनते हैं, एमपी अजब है, और सबसे गजब है अगर आपकी आवाज में। तो अभी तो याद नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल थोड़ा सा 2 लाइन, एमपी अजब है, अजब है, थोड़ा सा सुनाई ना इसी सबसे गजब है। हाँ। इतना ही याद है, इसके आगे नहीं। एमपी गजब है, और सबसे अजब है, और सबसे अजब है। अब बताते जाइए, मैं गाता जाऊंगा कि एमपी अजब है। अरे मर्दुल का पहाड़ देखो, सतपुड़ा की रानी देखो, देखो सतपुड़ा की रानी एमपी गजब है, ये देखिए, सबसे अजब है, सबसे गजब है, सबसे अजब है एमपी अजब है। अजब है क्योंकि मध्य प्रदेश गजब। अब खत्म नहीं करो तो गजब नहीं। अच्छा एक चीज और रघुवीर जी, बहुत सुंदर जब हम फोक की बात करते हैं, और जैसा हम कह रहे हैं कि साहित्य, सुर और शक्ति, रघुवीर जी के लिए संगम क्या है? यही है, और क्या है कि हमें बचपन से जी इसी में डुबोया गया है कि बस म्यूजिक, संगीत, साहित्य। हाँ। क्योंकि एक तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं, हाँ, कि मेरी नकल करने की आदत थी। अच्छा। मैं जब गाना गाता मिमिक्री की? नहीं, मिमिक्री तो नहीं कर, मिमिक्री ही कहोगी उसको, लेकिन हाँ। वैसी नहीं, म्यूजिक में गाने की। तो क्या है कि आपके चारों तरफ आपके गुरु, आपके टीचर हैं, पूरी कायनात आपके टीचर है। हाँ। तो बस सुनने वाली जो बात है, मैं हमेशा बचपन से मेरी सुनने की आदत है। जैसे वो पापड़ वाली की बात कही कि वो सुन के ही मुझे याद आया, तो हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया। अगर आप सुनने की आदत डाल लें तो देखिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है पूरे जहां में सीखने के लिए। तो मैं बताऊं कि मैं नकल करता था, मन्ना डे, मुकेश, इन लोगों के गाने गाया करता था। तो जब मैं पासी थिएटर में था, हम अन्नू के मतलब हमारे बाबूजी, हम तो बाबूजी कहते हैं, नाटक कंपनी में जब थे, तो मैं एक दिन दोपहर में हम लोग स्टेज पे बैठे हुए और रियाज कर रहे थे। कोई मन्नाटे का झनक झनक तुरी बाजे पहलिया, वो हम गाना गा रहे थे मन्नाटे की आवाज़ में। तो एक सार्जेंट बाबा थे हमारे, वो उसके गेट पे, हाँ, गेट कीपर हुआ करते थे, तो वो भी बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे बगल में बैठे हुए। तो जब मैंने गाया मन्नाटे की, तो सब लोग तारीफ करने लगे
कि देखो क्या बढ़िया गा रहा है, देखो बिल्कुल कॉपी करता है, बिल्कुल कॉपी करता है। तो सब लोग तो खुश हो रहे थे, उन पे उनके चेहरे पे शिकन नहीं। कहता हाँ ठीक है गा लिया तो गा लिया, इसमें क्या है। तो कहने लगे कि नहीं देखो कितना बिल्कुल कॉपी करता है। तो अच्छा नहीं लगा आपको? अरे कहते कॉपी करता तो नकल करता तो नकल में क्या रखा है। बोले जब वो जिंदा है गाने वाला, तू नकल करके क्या कर लेगा। है अल्लाह ने जो तुझे दिया है, जो मालिक ने तुझे दिया है, उस पर देख, उसको टटोल जो तेरे अंदर है। ये नकल करके क्या कर लेगा। बहुत सुंदर कहा भाई साहब। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं किसी की नकल नहीं करूंगा, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर से निकलेगा। तो उस तो अंदर सब यही है, संगीत एक बार कुछ हो जाए, अंदर क्या है, अंदर क्या है जी जरूर। दीवाना 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 दीवाना। कब्रे मजनू पर किसी ने आके पूछा ये सुखन कि याद लैला भी बाकी है तुझे खस्ततन। तो फाड़ कर मुंह से कफन बोला मजनू एकदम, दीवाना 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 दीवाना। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, और मेरी लैला बसी मोरे मन में। लख्त जिगर खाने को और खून जिगर पीने को, ये ग़िज़ा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। और शहर भर में लैला ने ये मनादी कर दी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरे मैं उसकी दीवानी, वो मेरा दीवाना 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 दीवाना। तो सुनते हैं कि लैला के घर का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा। तो एक दिन मजनू भी कासा हाथ ले जा पुकारा दर पे, कुछ लिल्लाह दे। आई लैला और सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया और लेके ते मारा जमीन पे। एक बार रक्स करता हुआ मजनू हुआ बेख्तियार, आंख में आंसू थे और दिल था बेकरार। कह रहा था यूं जुनून में बार बार, दीवाना 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 दीवाना। ए मजरूह, तुझे तेरी निखत की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी वहशत की कसम है, लिल्लाह ठहर दर्द मोहब्बत की कसम है। तू जिसको चाहती है उसी की कसम सबा, एक हमज़दा फुरास का पैगाम लेती जा, ले धज्जी तो लेती जा। मेरे चाके गिरेबां की और हवा खाता हुआ होगा मेरा गुलरू गुलिस्तान की। अदब से सर झुका कर चूमना लैन जाना की, और मुसीबत कह सुनाना सब मेरे दर्द बियाबां की। अगर तैयार हो तो साथ ले आना, जुबान बनकर मेरी, वरना दरे लैला पे चिल्लाना, दीवाना 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 दीवाना
रही थी धूप। अब था वक्ते शाम, एक जगह पे बैठकर वो तिश्ना काम नाम लैला यूं ज़मीन पे लिखने लगा और फिर सजदा उसे करने लगा। नागहां एक शख्स आया और उसने यूं कहा कि क्या है तेरा नाम ओ मर्दे खुदा? तो बोला मजनू कि ऐ ज़ाहिद तू मुझे जाना नहीं, ऐ ज़ाहिद तू मुझे जाना नहीं और आशिक़े लैला हूं पहचाना नहीं, क्योंकि तुम जिसे कहते हो लैला वो नहीं है लैला, वो लाइला। लाइला 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 क्लासिक सर, क्लासिक। मैं स्टैंडिंग ओवेशन देता हूं सर आपको, आपके सुर को। क्योंकि आपके जैसे कलाकार सर बहुत कम हुए हैं इस देश में, और जितने भी हम सभी का सम्मान करते हैं, आपके जैसे फनकारों का रिपब्लिक भारत संगम के जरिए सम्मान कर रहा है। और ये मंच अभी रघुवीर जी जाएंगे जरूर, लेकिन एक ऐसे फनकार का इंतजार कर रहा है जो हमारे बीच मौजूद हैं। अनु कपूर साहब इसके बाद होंगे। रघुवीर जी बहुत धन्यवाद आपका, कुछ कहना चाहेंगे आप? रघुवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो सब कुछ जो दिल में था मैं कह गया। तो सारा कुछ बस यही है, सुर, साहित्य और शक्ति, यही है। इसी को अगर ऐसे पकड़ के रखें ना तो बस कोई रोक नहीं सकता, आप निकल जाएंगे बिल्कुल जहाँ चाहे। बहुत सुंदर। तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल देखा, बड़ा खूबसूरत, बहुत मज़ा आया, मैं सच कह रहा हूँ। थैंक यू। और हमेशा याद करूँगा और हमेशा आना चाहूँगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और रघुवीर जी, सुर, साहित्य और शक्ति आप जैसे कलाकारों की बदौलत जिंदा भी है और जिंदा रहेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। और